मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ सामने और मुझे मुर्गा करते हुए दिख रहा है तो मेरी तो आस्था में ठेस पहुँचेगी ना। मेरी हिंदू मुस्लिम करने की फितरत नहीं है, लोग हिंदू मुस्लिम में जोड़ देते हैं। और रोज़ मैं कबाड़ी की दुकान घेर के इंक्रोचमेंट कर रहा है, अब गलती से उसका नाम मुस्लिम है कोई, तो मेरी क्या गलती है भाई? सारी गंदगी हम लोग कैसा जीवन यापन करते हैं हम जानते हैं। उसका दर्द दिखाता हूँ मैं नाव चलाकर, सांकेतिक मैं दिखाता हूँ दिल्ली की जनता को। जो दिल्ली को लंदन बनाने चला था, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में कैसे जलभराव होता है। जो व्यक्ति डिप्टी सीएम वो चाहता तो अपने आसपास का एरिया चमका देता उसको। आप 34 शराब के ठेके खोल दिया आपने, स्कूल 0 ठेके 34, तो जनता को खुंदक थी, हारते हारते बचा पिछली बार, इसलिए उसको सीट चेंज करना जाना ही था। उनको एक चेहरा चाहिए था। और जो व्यक्ति चरित्रहीन हो और जो अपराधी मामले में 19 केस हो, पचपड़ की जनता क्यों बनाएगी उसको? दिल्ली की सियासत में एक उभरता हुआ चेहरा, ऐसा चेहरा जो इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और जिनकी धमक से ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी सीट तक बदलनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी की, जो पटपड़गंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो रवि जी के साथ में आज हमारा पॉडकास्ट न्यूज 18 इंडिया का। रवि जी, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत पहले तो सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, हम लोग तैयारी में ही है। 5 साल से जब से हारे, जब से तैयारी कर रहे हैं। तो हारने के बाद क्या कॉन्फिडेंस कुछ लूज हुआ था? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में हार के भी कोई जीता अगर 70 सीटों में, तो वो रविंदर सिंह नेगी, क्योंकि उसका कारण यह था दिल्ली में जब ये लड़ रहे थे सिसोदिया जी, जब इनका पिक टाइम था और डिप्टी सीएम 18 मिनिस्ट्री के मालिक और मैं छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष, छोटा सा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई का मैं अध्यक्ष था, और मेरे को लड़ा दिया डिप्टी सीएम के आगे। तो डिप्टी सीएम हारते हारते बचा। 3 बजे तक जश्न में बिगड़ रहा, 3-4 बजे तक केजरीवाल जी जश्न नहीं बना पाए। जब 4 बजे सीट डिक्लेयर हुई, जब मैं हारा, तब उनका जश्न बना। तो देख रही है, लोगों ने देखा कि भाई दिल्ली का डिप्टी सीएम हारते हारते बचा। रवि जी, ये ना बड़ा जो काउंटिंग जब चल रही थी, तो उस वक्त के कवरेज पे हम भी थे, तो 25,000 इससे पहले मार्जिन थी और 3,000 के आसपास पिछली बार मार्जिन थी। 3,000 5 साल पहले, अब 3,000 की मार्जिन और 5 साल के बीच में आपने क्या क्या किया जिससे आप जनता तक आप पहुंचे? मैं 5 साल हारने के बाद जिस दिन हारा था उसी दिन सड़क में उतर गया था और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ मैंने बहुत आवाज उठाई। जब मैं आवाज उठाता था तो लोगों को लगता था यार क्यों बोलता है बेमतलब, मैं बोलता था ये भ्रष्टाचारी है, तो उस टाइम मजाक उड़ाई जाती थी। जब इनकी कामों के बारे में बताता था मैं जनता को, तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब मैं बोलते रहा, लोगों को लगा यार कुछ तो बात है, ये ठीक कह रहा है। मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा कि सिसोदिया का ऑफिस है कैंप कार्यालय, उसके आगे का रोड बंद कर रखा है इन्होंने, सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरी बदतर हालत है ऑफिस के आसपास। ऑफिस के सामने 10 मीटर की दूरी में झुग्गी पड़ती है, उसका सड़क टूटा हुआ है, सामने पार्क सब खस्ता हाल है, अपने ऑफिस के आगे खस्ता हाल है। लोगों को बताया, जब दिखाया मैंने बारीकी से, तो लोगों को समझ में आया। मैंने बताया कि भाई मैंने लोगों को बताया कि जो व्यक्ति डिप्टी सीएम वो चाहता तो अपने आसपास का एरिया चमका देता उसको, पर नहीं करा इन्होंने कहा। तो क्या तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद ये स्थिति हुई है या पहले से ही रही है? ये दूसरी बार में ही हो गई थी और इसका खामियाजा जब मैं लड़ा, मेरे से पहले 30,000 से हारे थे विनोद कुमार बिल्ली जी, और 30,000 का मार्जिन अगर 3,000 में आ गया तो ये इनका कहीं ना कहीं काम बहुत बुरा हाल था। जनता इनसे त्रास थी। 12 साल 3 बार आप विधायक रह लिए, आप डिप्टी सीएम रह लिए, आप बेसिक चीजें, साफ पानी नहीं दिया अपने क्षेत्र में। लोग आज भी बताओ, हम चंद्रयान में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, आज पूरे वर्ल्ड में हमारा डंका बजता है, पर दिल्ली में आज भी आधी 40% जनता पानी के लिए रात को लाइन में लगती है। टैंकर माफियाओं का चल रहा है जोरदार, उनका टैंकर माफिया बन चुके। दिल्ली में अगर कोई पैसा कमा रहा तो टैंकर माफिया कमा रहे। रवि जी, 5 साल तक आपने जो संघर्ष किया, आप कह रहे हैं कि एक बार चुनाव हारे और फिर जनता के बीच में लगातार रहे। उस वक्त ऐसा भी आया कि मनीष सिसोदिया जेल में भी थे, उस वक्त उनकी गैर मौजूदगी में यह दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा काम किए गए, बावजूद इसके हमने काम को, विकास को रुकने नहीं दिया।
जैसा पहली बार में स्कूलों का विकास हुआ, वैसा उनके दूसरी बार में भी, मतलब कि 2019 से 24 तक में भी स्कूलों का और खासकर सफाई का विकास हुआ पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। कोई नया 5 साल में कोई नया स्कूल इन्होंने बनाया नहीं पड़पड़गंज में। एक स्कूल है, उस स्कूल को बार बार ये लोगों को दिखाते हैं, मंगलम वाले स्कूल। वो स्कूल की सच्चाई ये है, वहाँ पानी का टैंकर आता है रोज बच्चों को पिलाने के लिए, और कड़ी पत्थर टीआरएन में स्कूल की बिल्डिंग इमारत खड़ी कर दी, लेंटर उसमें है नहीं, पीछे कमरों में बारिश में चूता है, शौचालय वहाँ साफ नहीं है। स्कूल का रिजल्ट 10वीं का भी 41% आया, 12वीं का 42% आया, और बार बार कभी विदेश से लाते वो उस स्कूल को दिखाते थे। अगर वो स्कूल इतना चमकदार था तो भाई 2020 में तो स्कूल बन गया था। क्यों नहीं जीते आप 50,000 से? आपके जो जूनियर थे वो जीत रहे 40,000 से, और आप जीत रहे हो 3,000 से। तो पटपड़गंज की जनता जानती थी। 2020 और 2022 में मैं निगम पार्षद भी बना यहाँ से, और निगम पार्षद बनने के बाद फिर हमने काम किए, तो उस काम की बदौलत लोग खूब समर्थन दे रहे, खूब प्यार दे रहे। तो सिसोदिया अगर काम नहीं किए थे जीतते कैसे रहे? तीन बार जो है यहाँ से विधायक रहे, क्या वजह रही है वो जीतने की उनकी? जीतने की वजह ये रही कि बीजेपी ने जब भी कैंडिडेट उतारा, दूसरी बार जो कैंडिडेट उतारा, भारी व्यक्ति थे। अच्छा। ठीक है, और भारी व्यक्ति थे, तो मुझे लगता है इस कारण यहाँ की जनता ने सोचा होगा कि भाई सिसोदिया 2 बार से है, इसको जिता दें। पर जैसी मुझे टिकट मिली, मैं लोकल था, यही सरकारी स्कूलों का पढ़ा हुआ, प्राइमरी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, इन्हीं गलियों में टायर चलाए, कंचे खेले, मतलब बहुत गरीबी से निकला हुआ, बिल्कुल नीचे गरीबी से निकला हुआ है ना। और लोगों को लगा, जब मैं खड़ा हुआ, लोगों को हर व्यक्ति को लगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। एक उनके अंदर से एक फीलिंग आती थी। सिसोदिया को देख के उनको लगता था, अरे ये तो डिप्टी सीएम है भाई, ये कुछ नहीं करता, पर ये बेटा करेगा कुछ। तो वो फीलिंग ने मुझे, इतनी फीलिंग की वजह से मैं टक्कर दे पा गया। जब जेल गए तो क्या आपको लगता है कि सिंपैथी फैक्टर, सहानुभूति का फैक्टर जनता के बीच में था, या चिढ़न या द्वेष का फैक्टर था? किस चीज ने ज्यादा डोमिनेंटली एक्ट किया? सिंपैथी तो रही नहीं भाई। आपने सिसोदिया जी का ऑफिस है कैंप कार्यालय, उसके ठीक सामने शराब का ठेका खोल दिया। उसका हमने विरोध किया, हमने ठेका बंद करवाया। आपने अपेक्स हॉस्पिटल मेरे यहाँ पे, उसके बगल में ठेका खोल दिया शराब का। मेरे यहाँ ASN स्कूल है, उसके सामने शराब का ठेका खोल दिया। आप 34 शराब के ठेके खोल दिया आपने, स्कूल 0, ठेके 34। तो जनता को खुंदक थी। जिन घरों के चिराग उजड़े, जिन घरों के सुहाग उजड़े, तो वो लोग अंदर से कुड़न थी उनको कि ये आएगा तो इसको हराएंगे। और सर्वे कराया उन्होंने, सर्वे में हर बार हार थी, इसलिए भागा आदमी। और पहली बार देखा मैंने कोई व्यक्ति सीट छोड़ के भगौड़ा हो गया। जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, जिन लोगों ने उसको 3 बार विधायक बनाया, उनको छोड़ के बीच मझदार में भाग गया। तो सिसोदिया के भागने के पीछे, यहाँ से जाने के पीछे क्या वजह रही है, आप क्या मानते हैं? भाई पिछली बार एक तो टक्कर वाली, और दूसरा जो क्षेत्र से गायब रहे, काम नहीं करा लोगों को। आज मंडावली में चले जाइए आप, सीवर बह रहे हैं, टॉयलेटें बह रही हैं, आप जाके देखिए, आपको दिखेगा क्या मंजर है। आप दिल्ली में है, कैपिटल में, पर दिल्ली नहीं है, इतना बुरा हाल है। टॉयलेट बह रही है, गंदा पानी है, लोग घरों से निकलते हैं तो पैंट ऊपर करते हैं, बहन बेटियां ऐसे टॉयलेट के पैर में पैर रखती हैं, फिर जाती हैं, जाने अनजाने रोज गंदा पानी जो टॉयलेट वाला हम पी रहे हैं। मैं भी इन्हीं गलियों में रहता हूँ, वही पानी मैं भी पी रहा हूँ, वही सीवर मेरे घर के आगे भी ओवरफ्लो है, वही गंदा पानी मेरे बच्चे भी पी रहे। तो आज इसलिए वो गए। लाइब्रेरी कोई नई बनाई नहीं, कोई मल्टी पार्किंग बनाए नहीं, कोई बुजुर्गों के लिए कोई कमरे बनाए नहीं, उनके मनोरंजन के लिए कोई नया स्कूल बनाया नहीं, नया कॉलेज बनाया नहीं, नया अस्पताल बनाए नहीं। 34 शराब के ठेके खोल दिए, 1 बोतल के साथ 3 बोतलें फ्री पिलाई। लोग सुबह नौकरी की जगह शराब के ठेकों की लाइन में लगने लग गए लोग। ऐसी बदतर हालत करी तो जाना तय था ही उनका। ये बताइए कि पानी और एकाएक जमा हुआ, सब कुछ दिखता है, ये है, मन दुखी नहीं होता या कभी ऐसे व्यथित नहीं होता पड़पड़गंज की आपके आरोपों के मुताबिक यह हालत देखकर? बिल्कुल, मैं भावुक हो जाता हूँ कि जब मैं अंदर जाता हूँ क्षेत्र में, जब वो सीवर बह रहे होते हैं ना, जब वो बिल्कुल पीला सा एकदम दिखता है जब रोड में, और उसमें छोटे छोटे बच्चे वो पैर रखते हैं,
तो ऐसे मन में आहत होती है कि यार क्या दिल्ली बना दी इन्होंने। अगर 5 साल और अगर ये रह गए तो मुझे लगता है कि वो हम दलदल में फंस जाएंगे बिल्कुल ही। हर घरों में सीवर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। 5 साल अगर और ये गलती से आ गए तो दिल्ली दलदल में धंस जाएगी। अच्छा, एक चर्चा इस बार जब टिकट को लेकर चल रही थी चर्चा, तो बहुत ज्यादा सुगबुगाहट थी कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। आप मानते हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंट थे कि आपको यहां से टिकट मिलने वाला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता कभी भी। हमारा दल है, हमारा संगठन है, और हमारे संगठन के सर्वोपरि जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करते हैं। वो आपका देखते हैं, सर्वे होता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ कोई ना जातिवाद चलता है, ना हमारे यहाँ कोई पैसा चलता है, ना हमारे यहाँ कोई परिवारवाद चलता है। यहाँ छोटे से कार्यकर्ता अगर उसके अंदर दम है और जीतने का मादा रखता है तो पार्टी उसको उठा के चुनाव लड़ा देती है। तो मुझे भी लगता है कि इसी तरह मेरे को पार्टी ने लगा होगा। पिछली बार मैं बहुत कम अंतर से हारा और हो सकता है हमारी वजह से सिसोदिया भागा हो यहाँ से, तो पार्टी को लगा होगा और सर्वे होता है उसमें मैं अच्छा एक बेहतर कैंडिडेट हूँगा, इसलिए मुझे पार्टी ने लड़ा दिया। कैंडिडेट सारे ही बेहतर है हमारे यहाँ, पर किसी न किसी एक को तो लड़ा रही है पार्टी ने, तो मुझे लड़ा दिया। सिसोदिया के भागने की बात आपने कही। सिसोदिया गए, अवध ओझा आए। अवध ओझा के उम्मीदवारी पर भी संशय है, लोग सवाल उठा रहे हैं। अवध ओझा की उम्मीदवारी को आप कितना गंभीर और कितना सीरियस चैलेंज मान रहे हैं? देखो, अपने गले की घंटी सिसोदिया जी उनके गले में टांगे है। भाई, आपने 3 बार के विधायक रहे, आप हारना मंजूर करते, पर आप पीठ दिखा के चले गए। आप बार बार बोलते हो भाषणों में हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, बताते अपने आप को सिसोदिया जी। क्या आप ऐसे महाराणा प्रताप ऐसे पीछे हुए थे क्या? युद्ध लड़ा उन्हें, मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, और आपने बोला हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और आप पीठ दिखाकर भागे। आप हारना मंजूर था, आपको हारते आप, पर आप पीठ दिखाकर गए। कहीं ना कहीं आप जनता को पता है। और गले की घंटी किसी को डालनी थी, आपने आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है पचपड़गंज का, उसके गले में डाल दी। और ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पचपड़गंज की जनता कहाँ अपनाएगी? अपराधी और भारी व्यक्ति जिसको आप रिश्तेदारी ध्यान आ रही है 3 महीने में। हम पिछले पैदा मैं यहाँ हुआ, 45 साल मेरी उम्र है, मैं पैदा यहीं हुआ। मेरा हर घर से नाता है, मुझे रिश्ता भी निभाना आता है सबके साथ। तो मेरा कोई भी सर्व समाज में मुझे पसंद करता है। अब ये रिश्तेदारी निकाल रहे लोगों से, मैं यहाँ मैं वहाँ, तो लोग पूछ रहे कि भाई 2 महीने पहले तुम आए हो, अब तुम रिश्तेदारी निभा रहे हो। जो बच्चा हमारी गलियों में पैदा हुआ, हमारी गलियों में रात दिन संघर्ष करता है, क्या उस बेटे को हम छोड़ दें? तो इसको भगा दे रहे उल्टा पाँव। तो मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो अप्रत्याशी है उसको कोई सीरियस लेने वाला है। किसी को जानकारी नहीं है। अभी कोई रिश्तेदारी यहाँ कहीं अम्बेडकर पार्क के पास कोई एक स्वामी लड़का है मेरे साथ स्कूल पढ़ा हुआ है, उससे रिश्तेदारी निकाली, उसको फोन किया, उसका परिवार पूरा बीजेपी का है। बोला हम तुम्हारे इसके ताऊ ताई पता नहीं कहाँ के रिश्ता बताया, तो उसके घर आ गए तो अब कोई किसी के घर आता कोई भगा भी नहीं सकता। तो आगे वहाँ डेरा जमा लिया, उनके ड्राइंग रूम, उनका एक ड्राइंग रूम है ऐसा बड़ा सा, वहाँ बैठ गए। अब वहीं से मीटिंग कर रहे, और किसी को नहीं पता कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं। रवि नेगी पड़पड़गंज का बच्चा आप ये कह रहे हैं और घूमता है गलियों में। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो बच्चा नाव पे बैठा है और पानी में एकदम खूब कभी चला रहा, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो ये जब आप इन जो वीडियोस का रोल आप सोचते हैं कि रोल प्ले करेंगे आपके इस कैंपेन ट्रेल में पूरा इस बार की उम्मीदवारी में? बिल्कुल। जब बरसात होती है हमारे गलियों में पानी भर जाता है, यहाँ तक हम निकल नहीं पाते घरों से। हमारा दर्द है। हमारे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, बहनें ऑफिस नहीं जा पाती, सारे नाले ओवरफ्लो होते हैं, सीवर बैक मारते हैं, सारी गंदगी, हम लोग कैसा जीवन यापन करते हैं हम जानते हैं। उसका दर्द दिखाता हूँ मैं नाव चलाकर, सांकेतिक मैं दिखाता हूँ दिल्ली की जनता को। जो दिल्ली को लंदन बनाने चला था, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में कैसे जलभराव होता है। जो बच्चे, ये प्री प्लान था या एक आइडिया आया? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं वो मैं भी झेल रहा हूँ, मेरे घर के आगे भी पानी भर रहा है। तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। थोड़ी सी बारिश होती है आपके यहाँ दिल्ली में, तो 2-3 बच्चे जो IAS करने आए थे, जिनके सपने थे, वो डूब के मर जाते हैं बेचारे। पानी बैक मारता नाले का। डबल इंजन की सरकार है तुम्हारी दिल्ली में, कौन निगम, मेयर तुम्हारा, CM तुम्हारा,
चिल्लाते थे कूड़े का बाढ़ हम खत्म करेंगे, कूड़े का बाढ़ खत्म करेंगे। अब कहाँ कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील है। थोड़ी सी बारिश होती है गाजीपुर में, एक माँ बेटी बेचारी, छोटा सा बेटा और उसकी माँ डूब के मर जाती है। दिल्ली में हो रहा है। आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और बड़े स्तर पर कवरेज भी हुई है, जो दुकानों पे आप लोगों के नाम लिखवाते हैं और ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को धमकाते हैं आप दुकान बंद करने को लेकर, क्या है सच्चाई उसकी? मैं धमकाता नहीं हूँ, मैं काउंसलर हूँ, निगम पार्षद हूँ। तो मेरे पे अभी नवरात्रों के टाइम पे कुछ महिलाएं आई, महिला कीर्तन मंडली और RW के लोग, उन्होंने कहा कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जिस दुकानों में गढ़वाल पनीर लिखा हुआ है और पेमेंट करो तो असद अली आता है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि हम व्रत रखते हैं, हमारी आस्था में ठेस पहुंचती है। जब हम किसी पनीर की दुकान में जाते हैं, हम गढ़वाल के नाम से पनीर लेते हो, पेमेंट करते हैं तो असद अली लिखा आता है। अगर वो लिख दे ऊपर असद अली तो हमारी मर्जी है, हम ले ना लें उससे। क्योंकि आजकल थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, इससे लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि अगर वो खरीदे कोई चीज़ तो उसको कम से कम उस धर्म का पता हो कि किस धर्म का व्यक्ति है, उसकी मर्जी है। और मैं दुकानों में धमकाता नहीं हूँ, मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि भाई आप नाम चेंज कर लो। वो नाम चेंज भी कर लेते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। गरीब आदमी चाहता है कि वो झगड़ा ना करे, वो चाहता है ठीक है, वो तुरंत नाम चेंज कर देते हैं। पर दिक्कत होती है जो इनके नेता हैं, मुस्लिमों को नेता, जिनको नेतागिरी चमकानी होती है। एक हैदराबाद में है ओवैसी साहब, उनको वहाँ से पेट में दर्द हो जाता है। वो मुस्लिम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गाली देते रहे मोदी जी को, कोई दिक्कत नहीं है, वो योगी जी को गाली देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अमित शाह जी को गाली देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अगर हिंदू करूं तो इन सबके पेट में दर्द हो जाती है, जितने भी लोग हैं। भाई मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं, मेरा धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना। राजपूत जाति से आता हूं, शुरू से हमने हमेशा देश के लिए और समाज के लिए हमने तलवारें उठाई है हमेशा, हमारी जाति ने। मैं उस जाति से आता हूं तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं आज अपने धर्म के लिए ना करूं तो मुझे बेकार है हिंदू होना। रवि भाई, ये जो वीडियो आप बनाते हैं, क्या मतलब पूरी प्लानिंग के साथ एक बनाते कि कोई इशू हो रहा है, अब बना के मैं इसको पोस्ट करूं, या फिर मतलब जैसा मैंने पहले ही पूछा था कि हाँ बस मन में आ गया, गो विद द फ्लो, बस अब वीडियो बस कर दिया? मैं कोई प्लानिंग कुछ नहीं होती। मैं क्षेत्र में जा रहा होता हूँ, मुझे अगर किसी ने कह दिया भाई फलानी दुकान है तो मैं जाता हूँ सीधा, और कोई उसका प्लानिंग नहीं होती। उसी टाइम वो वीडियो हम लाइव बना देते हैं। वैसे जो बात होती है, वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सामने वाला लड़ाई झगड़ा करे, कुछ गलत बोले, कम से कम रिकॉर्ड हो जाए, कम से कम उसको लोगों को बाद में पता चले कि काउंसलर कुछ गलत नहीं बोल रहा था। अगर हम वीडियो ना बनाए, हमारा झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर दिया इसने। तो इसलिए वीडियो बनाना भी जरूरी होता है, दिखाना भी जरूरी है लोगों को कि भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू करूंगा ना, तो मेरा धर्म है। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं और खास करके दुकानों को लेकर आप अपील करते हैं, नवरात्र हो, सावन का महीना हो, मीट मटन की दुकानें बंद करने को लेकर या फिर नाम लिखने को लेकर, तो ये आप मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो यूपी सरकार का, जो योगी सरकार का स्टाइल है, वही आप अपना रहे हैं दिल्ली में? नहीं, ये तो देखो कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर तो है नहीं, आधिकारिक ऑर्डर दुकानों में नाम चेंज कराना। ये तो हम लोग जब हम पे कंप्लेंट करते हैं तो हम लोगों को जागरूकता अभियान चलाते हैं। हम मार्केट में निकल जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई नाम चेंज कर दो, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती, तुरंत चेंज करते हैं। और जो हिंदू रेडी पटरी है उनको कहते हैं भाई हिंदू झंडा लगाओ, भगवा रामनवमी है, भगवा झंडा लगाओ, सावन है, झंडा लगाओ, दिक्कत क्या है? और मंदिरों के आगे जो मीट की दुकानें खोल रखी है, मटन की दुकानें, तो उनसे निवेदन करते हैं भाई मेरे यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, पूर्वांचल की आस्था का मंदिर है, वहाँ लाखों पूर्वांचली लोग रहते हैं। और उसकी दुकान, मंदिर के सामने 9 दुकानें हैं, 11 दुकानें खुले में। मेरे से पहले जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उनके राज में खुले में मीट बेचते थे। मंदिर के आगे कटरे बकरे तक काट देते थे, मुर्गे काटते थे, मछलियाँ, जिंदा मछलियाँ टब में तैर रही हैं, बिल्कुल मंदिर सामने, घंटा बज रहा और दिख रहा है। मैं आया, मैंने सब बंद किया। भाई इसमें गलत क्या है? मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ सामने और मुझे मुर्गा करते हुए दिख रहा है, तो मेरी तो आस्था में ठेस पहुंचेगी ना। अगर मैंने ये कर दिया तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? मैंने उनको कहा आपकी दुकान लाइसेंसी है तो भाई अंदर करिए ना, आप इसको पूरा जो रूल है, रूल के अनुसार आप करिए, पर्दे लगाइए, काले शीशे लगाइए, अंदर करिए, व्यापार करना अंदर करिए। तो मैंने अंदर करा दिया और कुछ दुकानें मैंने सील करा दी, 4-5 दुकानें जो अवैध दुकान थी बिना लाइसेंस की, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? अब कबाड़ी की दुकान है कोई, और रोज मैं कबाड़ी की दुकान घेर के इंक्रोचमेंट कर रहा है, अब गलती से उसका नाम मुस्लिम है कोई,
तो मेरी क्या गलती है भाई? मैंने उसको कहा तूने एंक्रोचमेंट क्यों कर रखी है, और उसकी मैंने दुकान सील करा दी, तो उसमें गलत क्या है भाई? सड़क घेर रहे हो आप, एंक्रोचमेंट कर रहे हो, तो गलत क्या है भाई? तो कर दी। मेरे यहाँ एक गौरी शंकर मंदिर चौक है, वहाँ 400 गज का एक बारात घर है, किसी मुस्लिम के कब्जे में था वो पिछले 8 साल से। 40,000 रुपये महीने किराए में दे रखा था मुस्लिम ने, और पूरी इसकी दादागिरी चलती है। जब मैं विधायक हारा, वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब ये कब्जा कर रखा मुस्लिम ने, हमारी बहन बेटी की शादी होती थी यहाँ, हम बड़ा मजे से शादी करते थे, छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे, पर अब इन्होंने ये कब्जा कर लिया मुसलमान ने। सारे पूर्वांचल के लोग आए मेरे पे, मैं गया, पूरा मैंने प्रशासन से बात करी, उधर से बात करी, पूरा लाओ लश्कर लेके गया मैं, पुलिस में कंप्लेंट करके, और मैंने फटाफट सारा उसका सामान जितना था कबाड़े का सब ट्रक में लदवाया, और उसका ताला तोड़ के RWA को कब्जे में दिला दिया। सिसोदिया जी विधायक थे, उनके पेट में दर्द हो गया, उनको लगा रवि नेगी नेतागिरी चमक गई। सिसोदिया जी आनंद फानंद में वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद सिसोदिया जी ने कहा कि मैं इसमें बिल्डिंग बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और 2 सिविल डिफेंस के बैठा के लोग वहाँ एसडीएम का ताला लगवा दिया, सील लगवा दी व्हाइट कपड़े वाली, मुस्लिमों के कहने में, क्योंकि वो काम ही मुस्लिमों के कहने में करते थे। अब जब सील लग गई तो लोगों को बड़ा बुरा लगा कि यार रवि नेगी ने इतनी मेहनत से तो खाली कराया बेचारे ने, तो सील लगवाती सिसोदिया ने, बनाया तो नहीं, सील लगवाती, पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा किया। फिर लोगों ने कहा कि यार रवि नेगी ने जब खाली करा दिया था तो इसको सील लगाने की क्या जरूरत थी, आप मुसलमानों का क्यों पक्ष ले रहे हो, लोगों ने कहा। और सिसोदिया जी आए नहीं दोबारा। फिर आ गया 22 का चुनाव निगम का। अब लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब पिछली बार तो आपने खाली करा दिया था, फिर इसमें सील लग गई, अब कैसे क्या होगा? तो मैंने उनको बोला आप जिताओ, सबसे पहले सील मैं तोड़ूंगा इसकी। उन्होंने मेरे को जिताया, निगम पार्षद बनाया। मैंने जीतने के बाद जश्न में नहीं बनाया, मैंने जाके मैंने सील तोड़ी। सील तोड़ने के बाद ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद वहाँ फर्श कराया, कच्चा फर्श कराया, वहाँ एक कमरा बनाया RWA का, और आज वहाँ पूर्वांचल के लोग शादी करते हैं, बढ़िया, लोग खुश हैं, गदगद है लोग अंदर से। तो नहीं, जैसे मैंने कहा कि योगी सरकार का स्टाइल है कि मतलब हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजें, क्योंकि शुरुआत हुई थी उत्तराखंड सरकार ने भी किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि आप बाध्य नहीं कर सकते कि नाम आप लिखवाना जरूरी है। तो आप मानते हैं कि योगी जी से थोड़ा सा आपने सीख लिया है, वो थोड़ा इंस्पिरेशन मिली है? खून तो हमारा योगी जी वाला ही है ना, वो उत्तराखंड के, मैं भी उत्तराखंड का हूँ, ब्लड तो एक ही है, वो ठाकुर है, राजपूत है, क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो ब्लड तो एक ही, कहीं ना कहीं ब्लड जोड़ तो मारता ही है। तो हो सकता है कि उसी वजह से मेरा भी ब्लड जोर मार रहा। पर मैंने फिर कहा मेरी हिंदू मुस्लिम करने की फितरत नहीं है, लोग हिंदू मुस्लिम में जोड़ देते हैं। अगर कोई मुस्लिम किसी का प्लॉट 400 गज का घेर के बैठा हुआ है, किसी पूर्वांचल के समाज के व्यक्ति का, तो मेरा धर्म नहीं है कि उसको खाली कराना। कोई मुस्लिम अगर कबाड़ी की दुकान लेकर चुराया एंक्रोचमेंट कर रहा है, तो मेरा धर्म तो है उसको खाली कराना। कोई व्यक्ति मीट की दुकान है, ऊपर में काट रहा है बकरे, तो भाई मैं हटाऊंगा ना, तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्या होगी? चाहे वो अगर वो हिंदू भी कर रहा होता उसको भी हटवाता मैं। रवि भाई, आपने योगी जी की बात कही, उनका ब्लड है, उनसे जुड़ाव की बात कही, तो मानते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली में कितना ये फैक्टर काम करेगा, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि और भी ये राज्यों में यह नारा प्ले किया, दिल्ली में क्या ये कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। देखो बटने का मतलब कटना नहीं है, उसका मतलब ये है कि जहां हिंदू कम होता है, दूसरी आबादी ज्यादा होती है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, वहाँ अशिक्षा बढ़ती है, वहाँ क्राइम बढ़ते हैं, वहाँ दंगे होते हैं, और वहाँ बहुबेटियाँ सेफ नहीं रहती। इसका मतलब ये है, लोग तलवार से नहीं काटना, हम जहाँ कम हुए वहाँ हम खत्म हुए। तो उनका कहना था कि आपने कम नहीं होना, आपने और होना है, अपनी एकता को बढ़ाई, यूनाइट हुई है, आप मत बटिए, आप पहले ये सोचिए, जाति पाति से ऊपर उठिए, आप बोलिए कि हम हिंदू हैं। जैसे मुसलमान, उनका सीधा एजेंडा है कि हम मुस्लिम हैं, उनके यहाँ भी 32-34 जातियाँ हैं, पर वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं। तो ऐसे ही उनका हमारा एजेंडा है कि हम हिंदू हैं, चाहे कोई भी जाति है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश और पीछे जाए। वैसे ही 70 साल कांग्रेस ने राज किया, देश की हालत क्या बना के दी थी उन्होंने, वो पूरा सब जानते हैं। तो योगी जी को बुलाया अपने चुनाव प्रचार में? योगी जी आ रहे, मेरे यहाँ एक नावली में एटगवार पार्क है, वहाँ उनका कार्यक्रम लगेगा। तो कितना असर आप मानते हैं उनके आने का? भाई पूरा ये असर है भाई, हिंदुत्व की शान है, और आज हर कोई हिंदू आदमी उनसे
प्रेरणा लेता है, उनसे सीखता है, और हमारा अभिमान है वो। तो मुझे लगता है उनके आने के बाद चुनाव तो वैसे भी एक तरफा ही था और एक तरफा हो जाएगा। रवि भाई, मनीष सिसोदिया के बारे में काफी सवाल किए। एक और सवाल ये करते हैं कि उनकी पत्नी बीमार थी और जेल से जब निकले तो कभी आप उनके घर उनसे मिलने गए, उनकी इस संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में? क्योंकि भाई मूलतः तो वो भी पड़पड़गंज को रिप्रेजेंट करते थे, आप भी पड़पड़गंज के बच्चे हैं। मैं गया जी, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, मैं उनके घर गया था। उनकी वाइफ धर्मपत्नी बीमार थी, तब भी मैं एक बार घर गया था, वहाँ वो मिल नहीं पाया, थी नहीं घर पे, तो मैं गया उनके बाहर 2 बार घर में उनके। और ऐसा बात नहीं है कि राजनीति अलग है, व्यक्ति का जीवन अलग है। आप राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में फर्क होता है। हम पहले राजनीतिक तो है ही, पर व्यक्तिगत भी होता है आदमी, वो मैं इस नाते में गया। इस बार क्योंकि 2013 में बीजेपी की जीत हुई थी यहाँ पटपड़गंज से, और आखिरी बार भी रही, पहली और आखिरी बार। बहुत लंबा समय हो गया पटपड़गंज में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। आप मानते हैं कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला है? इस बार बदलाव होना तय है। दिल्ली में जो ये लोग आए, जिन्होंने फ्री बिजली पानी बाप के जरिए जो दिल्ली की सत्ता में आए, 12 सालों में इन लोगों ने आज भी 40% घरों में पानी नहीं आता दिल्ली में। ये केजरीवाल के बयान थे कि 2025-24 में अगर मैं पानी ना दे पाऊं, मैं यमुना साफ ना कर पाऊं, तो मुझे वोट मत देना। खुद कहा इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, जब यमुना भी साफ नहीं करी। और आपने मजाक उड़ाया हमेशा धर्म का। यमुना के प्रति हमारी आस्था है, माँ यमुना को हम हम सनातनी लोग माँ मानते हैं, और उसका भी आप समय समय मजाक उड़ाते हो। आप 12 साल से आपने यमुना साफ नहीं करी। 8,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, आप उसे खा गए। अब अभी आप ब्रॉडकास्ट में बता रहे थे किसी को, एंकर को, कि यमुना को साफ करके वोट थोड़ी मिलता है। मतलब आपको वोट तो चाहिए, पर आप कह रहे यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलता। मतलब सरासर पूर्वांचल के लोगों का और हिंदुओं को अपमान करना। हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं। 2013 से पहले छठ पूजा बड़े धूमधाम से घाटों में बनती थी, पर अब 2013 के बाद आज कोई भी भाई बहन घाट में बना नहीं पाता। पानी इतना गंदा है, कोई तैयारी नहीं होती। मतलब सीधा सीधा पूर्वांचल के लोगों का अपमान, हिंदुत्व का अपमान अगर कोई करता है तो केजरीवाल करता है। रवि जी, आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, जरा उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। अपनी आपका जन्म का हुआ, कैसे उत्तराखंड के लोगों का जो जुड़ाव है वह दिल्ली से बढ़ता है, जिसमें आपका भी परिवार शामिल है, हमारे भी कई परिचितों का परिवार शामिल है। तो पूरे इस सिनेरियो के बारे में हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को समझ। मेरी कहानी वैसी ही है, जो गांव से लोग आते हैं झोला लेके, थैला लेके, गरीबी से जो संघर्ष करते हैं, वही कहानी है। पैदा जरूर मैं यहाँ बिलोन नगर में हुआ, इसी क्षेत्र में, पर मेरे पिताजी एक थैला लेके गाँव से आए थे। और आज भी याद है, मेरे पिताजी बताते हैं कि इंडिया गेट में 4-4 दिन तक हम वहीं सोते थे रात को, घर नहीं था, और बहुत गरीबी देखी। करीबन 10-15 दिन पिताजी बताते हैं कि हम लोग इंडिया गेट में सोते थे, कभी जनपद के फुटपाथ में सोते थे। फिर उसके बाद कहीं पिताजी को एक अस्पताल में नौकरी मिली, कोई बड़ा अफसर था, उसकी वो बेड में थे, तो उसकी सेवा की मिली, जॉब मिली, उसकी सेवा करना और जो भी काम करना, उसके कपड़े बदलना, सेवा करना, खाना खिलाना। तो उसके बाद उस अफसर ने पिताजी को एक सरकारी नौकरी में उस जमाने में बोला कि वहाँ तेरे नाम लिखवा देते, जाओ बेटा। तो पापा को लगा दी मिनिस्ट्री में नौकरी, 4th क्लास की लगा दी। पिताजी वहाँ लगे जॉब। परिवार बड़ा था, खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी। छोटा सा मकान था हमारा यहीं, इसी घर, जिस घर में मैं रहता हूँ। कच्ची 4 दीवारी थी, फर्श टूटा हुआ था, लाइट, एक छोटी सी लाइट थी, उस लाइट में हम पढ़ते थे। और गरीबी इतनी थी कि ऑफिस जाते थे पापा, और आने के बाद टेलर मास्टर का काम करते थे। मम्मी सिलाई करती थी घर में, पापा आके मशीन चलाते थे और लोगों के कपड़े सिलते थे। बहुत बुरी गरीबी देखी है, गरीबी से उठाऊं तो दर्द जानता हूं गरीबी का। मतलब इतनी गरीबी देखिए कि लोग वाग दूध में बिस्किट डाल के खाते हैं, हम लोग ठंडे पानी में पार्ले जी का बिस्कुट खाते थे। इतनी गरीबी थी। तो परिवार बड़ा था, खर्चे ज़्यादा थे, पिताजी कर नहीं पाते थे। टेलर मास्टर की दुकान चलाई 10, 12, 13 साल। मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है
मैं धागे मैचिंग करके लाता था भाई, धागे मैचिंग करके ये सिलाई कपड़ा, ये पैंट का धागा मैच करो जी, मेरा काम था। सुबह एक साइकिल होती थी, उसको लेके जाता था बहुत दूर, और बहुत गरीबी देखी। तो ये राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में संघर्ष वाला जीवन रहा, पढ़ाई करते रहे, कॉलेज में भी रहा, एबीपी में रहा। तो कॉलेज टाइम से ही, फिर बचपन से ही 7th क्लास में था तो आरएसएस की शाखाओं में जाने लग गया था। देश के प्रति एक जज्बा था, कुछ करने का मन था, तो संघ में जाते थे। संघ में जाते जाते फिर कॉलेज की राजनीति करी, कॉलेज की राजनीति के बाद फिर आगे राजनीति में। रवि जी, थोड़े भावुक भी अभी आप हुए, और इस गरीबी का जो प्रभाव था ये आपके क्या राजनीतिक जीवन कितना पड़ा राजनीतिक जीवन, निजी जीवन में, और क्या वो अभी इस तरीके के वीडियोस बनाने में या उसमें जो भी आपका जो कैंपेन है, जो संघ, उसको ताकत देता है? गरीबी से निकला हुआ, गरीबों का दर्द जानता हूँ। आज पचपड़गढ़ क्षेत्र में करीबन 40, 50, 60% लोग प्रवासी है, बाहर से आए हुए। कोई पूर्वांचल से, कोई उत्तराखंड से, कोई आसाम से, कोई पंजाब से, सब गरीबी झेल रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं। दर्द पता है मुझे गरीबों का। मुझे पता है कि जीतना है तो इन गरीबों के लिए समर्पण होकर काम कर रहा है। तो वो गरीबी मैं जानता हूं, और इसलिए मेरे अंदर एक भाव रहता है गरीबों की मदद करना। कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकलते थे, मैं घर से निकलकर लोगों को राशन देता था, भोजन देता था, झुग्गियों में जाता था, दर्द समझता था लोगों का, काम करता था लोगों का गरीबी से। इसीलिए मुझे जनता प्यार कर रही है। अब मैं जहां भी जा रहा हूं, जनता हाथों हाथ मुझे प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है। जब मैं राजनीति में घुसा तो यहाँ एक से बढ़कर एक जो लोकल जाति के लोग हैं, जिनके गांव रहे यहाँ पे, वो लोग बहुत आगे थे हमसे राजनीति में, पैसों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, पर हम लोग तो एक गरीब परिवार के थे। हमारे घर में, मेरे घर में तो स्कूटर भी नहीं था। जब मैं राजनीति में उतरा तो हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था कि भाई ये क्या करेगा, ये उत्तराखंड का कुछ नहीं है। खूब मजाक उड़ाया, पर हम लोगों में मुझे विश्वास था, अपने ऊपर मेहनत करता था, तो हमने राजनीति करी और अच्छी राजनीति करी, लोगों की मदद करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो परिवार में कौन कौन है अभी? परिवार में मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया 2 साल पहले। माताजी है, मेरे बड़े भाई है, एक बहन है, शादी हो चुकी है सबकी, और माँ है घर में, 2 बेटे हैं मेरे। एक 35 साल के युवा का, शख्स का जब नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो कहीं ना कहीं लगा नहीं कि अब आप, अरे यार कुछ रखा नहीं है, छोड़ो, अब चलो कुछ आगे करो, क्योंकि भाई जिस चीज के लिए आपने वो किया वही पूरा चकनाचूर हो गया था मामला। वो समय मेरे लिए बहुत भावुकता वाला समय था। उस टाइम मैं इतने सालों से संघर्ष कर रहा था। 17 में मेरा टिकट हुआ, 2004 से राजनीति में था, 13 साल बाद टिकट मिला। 2 दिन मैंने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद अचानक मुझे पता चलता है कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो रहा है। मैं पहुंचता हूं एसडीएम कार्यालय में। एसडीएम, डीएम आम आदमी पार्टी के थे, सब सिसोदिया का तंत्र था पूरा। इनको लगता था कि लड़का अगर जीतेगा तो शायद मुझे तंग करेगा, उसी टाइम से इनको आभास था। तो एक मेरा सिग्नेचर रह गया था, इन्होंने मेरे स्कूटनी में सिग्नेचर नहीं होने दिया। हमने पूरे जोर लगाई हमारी पार्टी ने, हम कोर्ट तक गए, पर मेरा सिग्नेचर नहीं होने दिया तो नहीं होने दिया। मेरा नामांकन रद्द हो गया। रद्द होने के बाद मैं घर आया, ऐसे मातम सा हो गया था। मातम जैसे ही होता है, चुनाव टिकट कटना राष्ट्रीय पार्टी से। आया घर तो मेरे जो साथी लोग थे, 2-3 दिन तक घर में ऐसा बड़ा अजीब सा माहौल हुआ। दूसरी पार्टी के लोग आए, मेरे पिताजी को बोला उन्होंने कि अब तो आपके बेटे का टिकट कैंसिल हो गया है, अब आप छोड़िए, अब हमारे साथ लग जाइए। तो बड़ा मेरे लिए बड़ा दर्द था कि मेरे पिताजी का भी मजाक सा उड़ाया गया कि तुम्हारे बेटे का टिकट कैंसिल हो गया, अब हमारे साथ लग जाओ, आप हमें जिताओ। तो वो दर्द बहुत था, पर लोगों ने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया, मेरे दोस्तों ने साथ दिया। मेरे पुराने दोस्त थे, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई अभी खत्म नहीं हुआ जीवन, अभी बहुत आगे जाना है, आप खड़े हो जाओ। मेरी एक बुआ है, वो बोली बुआ, जब उसने मेरी हालत देखी, कह रही तू क्या हो गया, तेरे को मर जाएगा तू, क्या हो गया, अभी टिकट तो कैंसिल हुआ, फिर आ जाएगा चुनाव। तो फिर खड़ा कर दिया मुझे, खड़ा करा, मैं खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद 17 के बाद मैं क्षेत्र में कूद गया, लोगों के काम करे, खूब मेहनत करी, और 20 में पार्टी ने फिर मुझे विधायक बना दिया।
ये जिस तरीके से आप इलाके में एक्टिव रहते हैं, क्या वही देख के पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया, तीसरी बार मौका दिया, विधायक का दिया, फिर इसके बाद पार्षद, मौजूदा समय में पार्षद, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप पार्षद हैं या सांसद हैं तो ये सोचा जाता है किसी और को मौका दिया जाए? बिल्कुल, 4 बार मुझे टिकट दिया पार्टी ने। 17 में दिया, 20 में दिया, 17 में निगम दिया, 20 में फिर विधायक दिया, 22 में फिर निगम दिया, 24, 25 में फिर विधायक दिया। तो मेरी पार्टी का तो मैं कर्ज जीवन में उतार ही नहीं सकता। मेरे जैसे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को बार बार आजमा रहे हैं वो लोग, तो इस पार्टी का कर्ज नहीं उतरेगा। पर कहीं ना कहीं लोगों से मेरा जुड़ाव है, पार्टी को भी लगता है कि अगर सीट निकाल सकता है यही निकाल सकता है, उनको लगता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को। तो इसलिए मुझे बार बार पार्टी मौका भी देती है, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के साथ मेरे, तो पार्टी को भी दिख रहा है कि इस बेटे के इसके साथ लोग हैं, तो इसलिए मुझे शायद पार्टी बार बार मौका दे रही है। कभी पीएम से या गृह मंत्री जी से या कई बड़े नेताओं से बात हुई है? किससे हुई है, किससे? और जरा उस संवाद का जिक्र करिए। मैं 20 का जब चुनाव हारा, तो मैं चुनाव हारने के बाद आसाम में चुनाव था, मैं आसाम चले गया, एक सीट पर प्रभारी बना दिया मुझे। गया तो कौन सी सीट थी वो? बिल्कुल भूटान बॉर्डर के पास, बिल्कुल लास्ट में, आदिवासी क्षेत्र था पूरा, वहां मुझे लगा दिया। तो मैं गया वहां, जाने के बाद कुदरती मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया, पीएम साहब का। अब मैं प्रभारी था तो मैं ही देख रहा था कार्यक्रम। अब उससे पहले जब मैं गया उस सीट में, तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, बिल्कुल एडमिट थे हॉस्पिटल में। मेरा नाम डाल दिया कि आसाम जाना है अपने। पिताजी मैक्स में एडमिट थे। मैंने पिताजी से पूछा, पापा जाना है? पापा ने कहा जाना चाहिए भाई, इस पार्टी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ। और मुझे पापा ने भेजा। मैं गया वहाँ, जाने के बाद जैसे मैं गया, 2, 4, 5 दिन बाद मेरे को खबर आती दिल्ली से, पापा सीरियस है, आप तुरंत आओ। बिल्कुल सीरियस पापा। मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ के आया, मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचा रात को पापा के पास, उनको देखा, और अगले दिन सुबह उनका देहांत हो गया। मेरे लिए बड़ा बुरा समय था। देहांत होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं 12-13 दिन की, वो मैंने करने के बाद तुरंत मैं मेरे बाल कटे हुए थे, तुरंत मैं उस सीट पे दोबारा लौट गया। लौटने के बाद पीएम साहब का वहाँ कार्यक्रम लग गया। कार्यक्रम लगा, जब मैंने पीएम साहब को रिसीव किया तो पीएम साहब ने मेरा सर देखा, क्या हुआ? मैंने जी पिताजी का देहांत हुआ है। और ऐसे कह रहे देहांत हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जी तेरहवीं करके आ गया। मेरे को उन्होंने कंधे में हाथ रखा, बड़े हिम्मत वाले हो, मैंने जी पार्टी के प्रति समर्पित है, इस पार्टी ने सब कुछ दिया। तो कंधे में हाथ रख के उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, और बड़ा हिम्मत वाले हो। तो मेरा हौसला बुलंद हो गया कि देश का प्रधानमंत्री दुख जता रहा है और बोल रहा है तुम्हारे पिताजी। पूछा कैसे देहांत हुआ, 2 मिनट मेरे से बात करी। तो मेरे लिए वो दिन बड़ा सौभाग्यशाली था। तो इसलिए बड़े भावुक क्षण रहे राजनीति करते करते। पीएम साहब ले, फिर उसके बाद 21 की बात है, 22 में फिर मैं अल्मोड़ा भेज दिया पार्टी ने मुझे, उत्तराखंड जिला प्रभारी बना दिया 6 सीटों का। तो कुदरती वहां भी एक अल्मोड़ा की सीट थी, वहां पीएम साहब का वहां कार्यक्रम फिर लग गया। कुदरती फिर मेरी मुलाकात होगी पीएम साहब से। पीएम साहब ने फिर मेरे को पहचान लिया, कह रहे तुम तो वही हो, आसाम में मिले ना जी। और उनको ये भी पता था कि दिल्ली से लड़ा हुआ है, तो पहचान लिया उन्होंने। 2 मिनट बात करी, उसके बाद बस फिर अपना काम में लग गए। योगी जी से मुलाकात हो पाई कभी? हाँ, योगी जी मेरे चुनाव में आए ना 20 में चुनाव में आए भाई। योगी जी जब मेरे चुनाव में आए तो उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में मैं मंडल अध्यक्ष था, छोटा सा। तो योगी जी उसी पार्क में आए, हेडगवार पार्क है बड़ा हमारे यहाँ, उस पार्क में आए। सभा चली तो मैं नीचे खड़ा था, योगी जी ऊपर खड़े थे, तो हम वोटिंग कर रहे थे, योगी जिंदाबाद। तो लोग कह रहे थे यार जानते ही नहीं थे। मैंने कहा जानते हो, मुझे छोटा सा मंडल अध्यक्ष कहाँ पहचान रहे। तो मेरे मन में ये थी कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, फिर योगी जी को बुलाऊंगा और मंच में खड़ा रहूंगा। मैंने सोच लिया था उस दिन, मन में एक धारणा बना ली थी कि आज मैं यहाँ वोटिंग कर रहा हूँ, पर मैं अगले साल 6 महीने बाद जो चुनाव है 2020 में, मैं यहाँ आऊँगा। और कुदरती वही हुआ, जो आप सोचते वो होता ही होता है।
मैं वहीं पहुंच, मैं 2020 में वही मैदान, वही जगह चुनाव बस विधानसभा का था और मैं योगी जी के बगल में खड़ा था। योगी जी मेरे लिए वोट मांगने आए, तो वो भी मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण था। योगी जी ने वोट मांगा, कंधे में हाथ रखा, और जब 20 में टिकट मिला मुझे, नड्डा जी आए मेरे कार्यक्रम में। नड्डा जी ने मुझे कहा, तो बड़े भाग्यशाली हो, कंधे में हाथ रख के तुम्हें प्रधानमंत्री जी ने टिकट दिया है। तो मैं नहीं समझा उनकी बात को, क्योंकि मेरी प्रधानमंत्री से भेंट ही नहीं हुई थी उस टाइम 20 में। मैं तो 22 में मिला, 21 में मिला। मैं नहीं समझा। मैंने बोला सबको यही बोला जाता होगा कि प्रधानमंत्री ने दिया है टिकट, सबको यही बोलते होंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी की सभा आई मेरी, हमारी सीवीटी ग्राउंड में, 10 विधायकों के लिए वो आए वोट मांगने। तो जैसे ही मैं उनसे मिला, मैं पैर छुए तो उन्होंने मेरा कंधा, फोटो, मेरी फोटो आज भी है, ऐसे कंधे में हाथ लगा, उन्होंने पैर नहीं छूना। मैंने रवि ने कह रहे मेरी टिकट है, जीत कर लाना है तुमने। तो मैं एकदम, फिर मेरे को क्लिक हुई नड्डा जी की बात, मुझे लगा यार नड्डा जी ठीक कह रहे थे। तो भाई छोटे से कार्यकर्ता को ऐसे ढूंढ के निकालना, ये खूबी किसी को आती है तो मोदी जी और अमित शाह जी को ही आती है, ढूंढ के निकाल देते एकदम। ये बड़ा डांट भी पड़ती है। डांट, हाँ बिल्कुल मिलती है भाई, काम नहीं करे डांट भी पड़ती है, पार्टी डांटती है। हमारे यहाँ संगठन मंत्री होते हैं जिनको हम बिल्कुल पिता मानते हैं, प्रचारक होते हैं, उनकी डांट भी खाते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि पार्टी के प्रति, जिस पार्टी की वजह से हमें लोग जान रहे हैं, अगर उस पार्टी का हम काम नहीं कर रहे तो हमें डांट भी पड़ती है और खाते भी है। रवि भाई, ये जो वीडियो वगैरह आपका वायरल होता है, तो इसको लेकर डांट पड़ती है या तारीफ मिलती है? कभी हाँ, नहीं, पार्टी वो कहती है कि पार्टी लाइन में आप मत करिए, आप इंडिविजुअल जो कर रहे हैं करिए, पर उसमें पार्टी को इन्वॉल्व मत करना। तो हम पार्टी को इन्वॉल्व भी नहीं करते, ना पार्टी को कोई गाइडलाइन है, हम तो अपनी तरफ से करते हैं। जैसे पटपड़गंज की बात की आपने कि पटपड़गंज ने बहुत कुछ झेला है, पानी जलभराव होता है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो जीतते हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या प्रायोरिटी रहेंगे वैसे बात? सबसे बड़ी बात, पहले तो साफ पानी मुहैया कराएंगे। सीवर लाइन जो बहुत पुराने हैं, जो जब 1 लाख की आबादी थी, जब सीवर जल रहे थे, आज 20 लाख की आबादी होगी, सीवर वही है। उन सीवरों को चेंज कराया जाएगा, लोगों को साफ पानी दिया जाएगा, आसपास के पार्क सुंदर बनाए जाएंगे, लोगों को बेहतर माहौल दिया जाएगा। कम से कम दिल्ली को दिल्ली जैसे तो बनाएंगे। लंदन नहीं, चलो लंदन नहीं बनी तो दिल्ली को दिल्ली तो बनाए, उसमें काम करेंगे। हम पूरे चुनावी माहौल का जिक्र कर रहे थे और सिसोदिया की बात हो गई, अवध ओझा की बात हो गई, चौधरी अनिल कुमार वो भी लड़ रहे हैं, तो पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो ज्यादा आपके लिए लीथल हैं या अवध ओझा? देखो, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज में कैंडिडेट कितना भी अच्छा हो, कैंडिडेट विधायक भी रहा हो पहले, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कांग्रेस से लोग उग गए हैं और कांग्रेस के छलावे में लोग आने वाले नहीं है। डूबते हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज की सवारी कोई करने वाला नहीं है, तो इसलिए वो तो कहीं गिनती में ही नहीं है। हमारी अगर पहली बार टक्कर नहीं, अगर टक्कर भी है तो आम आदमी पार्टी से सीधी हमारी लड़ाई है, सीधी। कांग्रेस तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। तो अगर सिसोदिया जी होते तो कितना आसान होता? अवध ओझा ज्यादा आसान होता। ज्यादा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का अप्रत्याशी है, कहीं ना कहीं ये फ्रेशर तो है ही, कभी चुनाव लड़ा नहीं, फ्रेशर है। जनता जब कोई दुकान में सेल लगती है तो आदमी एकदम सेल में एकदम प्रभावित हो जाता है। तो वैसे ही क्या पता कुछ लोग प्रभावित हो जाए, पर उसके काम का बताता लोगों को कि 12 साल में उसने कुछ नहीं करा, किसी के दुख में नहीं गया, किसी के सुख में नहीं गया, कार्यकर्ताओं के घर नहीं गया, तो लोग जानते थे, लोग उसको पूरी तरह हरा के भेजते। तो वो ज़्यादा आसान रहता। पर चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो कभी भी कोई आसान कठिन, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। तो बाहरी क्यों मान रहे हैं अवध ओझा को? अब क्योंकि देखिए, पूर्वांचल और पहाड़ के लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है इस सीट पर, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, तो बाहरी क्यों मान रहे हैं? भाई बाहरी, जब आप पहली बार तो वो जौनपुर के कहीं के हैं, और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, आप कभी यहाँ रहे नहीं, आप कभी यहाँ, आप सुपरस्टार हो, आप यूट्यूबर हो, आप कॉमर्शियल, आपकी दुकान है चलती है, आप 4-4, 6-6 लाख रुपए फीस लेते हो, आप इवेंट में जाते हो, किसी का रिबन काट ले तो 5 लाख रुपए ले लेते हो इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का। तो बाहर से आप आए हो, आपको यहाँ के बारे में पता ही नहीं, यहाँ क्या होता है, यहाँ मंडावली चौक कहाँ है, यहाँ बड़ा चौक कहाँ है, यहाँ बिलोन नगर में सी ब्लॉक कहाँ है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो आपको क्यों जिताए जनता? आप क्या कर, जैसे 12 साल वो गायब रहा, क्या गारंटी आप जीत रहे हो रहोगे? आप भी गायब हो जाओगे, आप तो पैराशूट वैसे ही हो।
तो जनता सब समझ रही है, जनता को कोई मतलब नहीं है पूर्वांचल हो या कुछ हो, जनता चाहती है उसका बेटा हो, उसका अपना बेटा, जैसे को फीलिंग आई बेटी जैसी, जब उसके घर में कोई दुख हो तो वो खड़ा रहे, उसको ऐसा चाहिए। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जैसे सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से उनको एज ए प्रोजेक्ट किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति लाई है। अवध ओझा भी एक टीचर हैं, जाने माने, पूरे देश में उनकी एक पहचान है, तो उनकी जगह पे उनको लाना एक स्ट्रेटजी आप मानते हैं? स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने फिर बताया आपको, हारते हारते बचा पिछली बार, इसलिए उसको सीट चेंज करना जाना ही था। उनको एक चेहरा चाहिए था, अवध ओझा को लिया है। अवध ओझा क्या कर रहा है शिक्षा में, बताइए ना। आप दुकान चला रहे हैं आईएएस की, आप पैसे ले रहे हैं फ्री में। आप बता दो, दो बच्चे आपने किसी को आईएएस की पढ़ाई फ्री कराई हो, 8-8 10-10 लाख रुपए के पैकेज है आपके, यूट्यूबर हो आप, बताओ क्या क्रांति करी अपनी शिक्षा में, बता दो। अगर आपने एक बच्चा भी आईएएस बनाया हो बता दो, कुछ नहीं है, दुकान चला रहे हो आप। आपने घटना का रवि जी जिक्र किया, घटना का आपने जिक्र किया कि गाजीपुर में नाले गड्ढे में डूबकर माँ बेटी की मौत। क्या कभी आपने वहां पर विजिट किया? मैं गया, उनके घर गया और वह बड़ा दुख लगा मुझे। छोटा सा बच्चा जिसने दुनिया देखी नहीं, वो दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से वो बच्चा मर जाता है, माँ मर जाती है, बड़ा दुखद है। चांसेस इस बार कैसे आप कंक्लूड करते हैं अपनी? मैं अस्वस्थ हूँ, जनता को लग रहा है कि मेरा बेटा है, बेटे को हर कोई जिताएगा ही। किसी को बेटा नजर आ रहा हूँ, किसी को भाई नजर आ रहा हूँ, तो कौन अपने बेटे और भाई के लिए कमी छोड़ेगा, लोग जिताएंगे। एक दो सवाल और आपसे। कुछ आप मानते हैं कि पिछले 3 बार के टर्म में सिसोदिया जी ने यहाँ पे कोई अच्छा काम किया? आप कोई एक दो अगर अच्छा काम गिनाना चाहें तो? मुझे लगता है 0% अच्छा कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पारक है, बिहार के लोगों की आस्था, देश के लोगों की आस्था है डॉक्टर राष्ट्रपति हमारे, उनके प्रति उनका एक पार्क है शांति मार्ग में। उस पार्क की दुर्दशा आप देखते, चारों दीवारी टूटी हुई, खड़े ट्रैक टूटा हुआ, वहाँ एक छठ घाट है, छठ घाट टूटा हुआ। उसने 10 सालों में ये कोशिश नहीं करी कि उस पार्क को मैं सुंदर बना दूं। मैं जब पार्षद बना तो मैंने 45 लाख रुपए उस पार्क में लगाए और उसका छठ घाट मैंने बड़ा किया। मैंने उस राजेंद्र प्रसाद पार्क का बहुत सुंदर किया और मैंने वहाँ के लोगों को इस बार बोला कि अगर मैं जीत कर आया विधायक तो राजेंद्र प्रसाद पार्क तो उसका नाम है, पर वहाँ प्रतिमा नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो मैंने वो प्रतिमा लगा दूंगा। जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे देश में काम किए, उनका आप कोई सम्मान नहीं करते, तो आपने क्या करा बताइए मुझे। 55 एक स्कूल आपने बना दिया बिना टेंडर निकाले, आपने माफियों को काम दे दिया, रोजगार दे दिया, एक कमरे को 30-30 लाख रुपए में बना दिया। आपने 2 नंबर के काम करे, उसको काम थोड़ी बोला जाता है। आप कोई नया स्कूल बनाते, अब बता मुझे, मैं फिर बोलता कि आपने नया स्कूल बनाया। आप कोई कम्युनिटी सेंटर बनाते, अब मैं बोलता कि सिसोदिया जी ने कम्युनिटी सेंटर बनाया। आप कोई पार्किंग बनाते, मैं कहता मल्टी पार्किंग बनाई। आप कोई पार्क सुंदर करते तो मैं कहता ये पार्क सुंदर किया जी। क्या करा आपने? कुछ नहीं करा। अवध ओझा की जगह पे अगर यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में होते तो आपके लिए मुश्किल होती? वो भी हारते। वो नई दिल्ली के लोग देख रहे हैं ना, नई दिल्ली कैसा हाल हो रहा है उनका। भाई सीएम को नई दिल्ली में बात दिया है, सीएम बाहर नहीं निकल रहा नई दिल्ली से। जो आदमी 70 सीटों का मैं प्रचार करना चाहिए, वो 1 सीटों बच गया है। तो दिल्ली की जनता जानती है मैंने इतना काम किया लोगों के लिए, इतना बीच में रहा हूं, तो अगर केजरीवाल भी खड़ा हो जाता तो उसको भी मारा था। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता का प्यार है मेरे प्रति, उनके आशीर्वाद से बोल रहा हूं। तो कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कैंडिडेट मानते हैं कि वो अगर आपके मुकाबले में खड़ा होता आम आदमी पार्टी से तो उससे फाइट? कोई स्थानीय प्रत्याशी होता है, लोकल, हाँ, फ्रेश लोकल, जो आम आदमी पार्टी के जो कैडर कार्यकर्ता होता है वो खड़ा होता, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता, वो टक्कर वाला होता। जो कैडर वाले जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया इस विधानसभा में, पर उनको तो इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया, उनकी तो बेइज्जती कर दी इन्होंने, कहीं उनको रखा ही नहीं आगे। अवध ओझा का कुछ यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा है कभी? मतलब हाँ, मैं उनके एक परिवार का देख रहा था जहाँ उनका घर है। तो वो बता रहे थे कि
करोड़ों रुपए कमा रखे, पर मकान की हालत बहुत बुरी हालत है। उनके चाचा का लड़का बता रहा था कि हमें खुशी तो मिलती है कि वो इतने बड़े आदमी है, पर वो कभी हमारे हाल चाल नहीं लेते ना। उन्होंने कभी इस मकान पुराने जो हमारे मकान है इसको ठीक किया। आज भी चूता है मकान हमारा, और हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, ना हमसे बात करते हैं। जो आदमी अपने परिवार का नहीं है तो वो आदमी इस क्षेत्र का कैसे हो जाएगा? वो तो यूट्यूब में जले हुए वीडियो सारे कह रहे लोग। एक वो गुड़िया, एक बेटी का वीडियो देख रहा था मैं, वो बेटी कह रही है कि ये पढ़ाने आते हैं, छोटा निक्कर पहन के आ जाते हैं, शॉर्ट पहन के आ जाते हैं। वो वीडियो चल रहा है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, कह रहे ये बेकार है, इनका कैरेक्टर बेकार है। बहुत सारी कंप्लेंटें हैं उनके ऊपर कि छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चरित्रहीन, जो व्यक्ति चरित्रहीन हो और जो अपराधी मामले में 19 केस हो, पटपड़ की जनता क्यों बनाएगी उसको, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो? दोषी तो दोषी है वो, उससे धर्म की कोई बात नहीं है, वो कोई भी जाति का हो। रवि जी, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रवि नेगी जी, पड़पड़गंज से विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी के। अब क्या वह सेकंड टाइम लकी होंगे विधानसभा के लिए, यह तो भविष्य के घर में है, लेकिन सारी बातें जो उन्होंने है अपनी दिल की, अपनी राजनीति से जुड़ी, अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी, न्यूज 18 इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में उन्होंने रखी, हमारे और हमारे सहयोगी रवि सिंह के साथ।